आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब मैं कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी हिरम पांडे सर को दे रहा हूँ। आप कृपया कार्यक्रम की शुरुआत करें। हिरम पांडे सर, प्लीज कम। हेलो। आई कैन हियर यू सर। विशाल जी, हाँ सुनाई पड़ रही है आवाज? बिल्कुल सर, प्लीज स्टार्ट। गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियपनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मैं हेरंब पांडे इस अंतर्जालीय संगोष्ठी में आप सभी को नमस्कार करता हूं और मैं गोष्ठी के प्रारंभ में स्वागत की जो परंपरा है उसके अनुसार मैं इस महाविद्यालय संस्था की जो अभिभाविका हैं हम सब की, वो डॉक्टर सुधा पांडे का, जिनकी प्रेरणा से ही ये पूरा कार्यक्रम इस कार्यक्रम की योजना बनी, इसको क्रियान्वयन का रूप दिया गया, ऐसे डॉक्टर पांडे मैडम के का स्वागत करता हूं। और संचालक के रूप में मैं स्वागत करता हूं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नीलम टंडन मैडम का, और मैं स्वागत करता हूं अपने सभी सहकर्मी और साथ में महाविद्यालय के अन्य जो सहयोगी हैं हमारे, उन सभी का स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं अतिथि रूप में जो कुछ जुड़े हुए हैं बच्चे हैं, उन सभी का इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि आज 25 दिसंबर का दिन है और ये क्रिसमस का भी है, आज क्रिसमस का भी दिन है, और साथ में भारत के दो महान विभूतियों का जन्मदिन भी है। शासन का भी आदेश है कि इसको मनाया जाए। अब तो विभूतियों के जो बड़े नाम हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं अपने देश की, उनके बारे में ये है कि अवकाश नहीं देना है और बच्चों को अवगत कराना है उनके जीवन, उनके कृतित्व के और व्यक्तित्व के बारे में। उसी क्रम में ये आदेश का पालन के अनुक्रम में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं इस संगोष्ठी में। आज जिन महापुरुषों का जन्मदिन है वे हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय। आज के इस व्याख्यान में कुल दो महापुरुषों के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने के लिए दो वक्ताओं को निर्धारित किया गया है, और इसके अतिरिक्त इनके कृतित्व से जुड़े हुए जो पक्ष हैं उनको प्रकाशित करने के लिए दो और वक्ताओं को जोड़ा गया है, जो कि अन्य पक्षों पर भी, जो मूल विषय है उसके अन्य पक्षों पर भी विचार प्रस्तुत करेंगे। कुल मिला के 4 वक्ता हैं और चारों वक्ताओं का अलग अलग विषय है। तो चूंकि एक विषय देने का मतलब होता है कि कभी कभी पुनरुक्ति वदाभास का एक वो होने लगता है, प्रतीति होने लगती है, इसीलिए सभी के लिए अलग अलग विषय का निर्धारण किया गया है। आप जानते हैं यहाँ मूल विषय जो दिया गया है लोकतांत्रिक मूल्य एवं साहित्यिक दायित्व। आप परिचित हैं कि देखिए दुनिया में जो पूरी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसमें सबसे लोकप्रिय प्रणाली है जनतंत्र की, लोकतंत्र की प्रणाली सबसे लोकप्रिय है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र वरदान है तो अभिशाप भी है किसी तरीके से।
जहां जनता का शोषण होने लगे तो वहां ये अभिशाप के रूप में आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको जो कुछ पिलर हैं, कुछ उसकी जो संस्थाएं हैं, अगर वो मजबूत रहेंगी, सक्षम रहेंगी, तो लोकतंत्र कायम रहेगा, बना रहेगा। और ऐसे में जनता के द्वारा जनता के लिए ये जो परिभाषा दी गई है अब्राहम लिंकन की, ये जो है सार्थक होगी और फलीभूत भी होगी, उपयोगी भी होगी। अगर लोकतंत्र मजबूत है तो उन संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा और उनको जो है कि निरंतर अपनी जो उसकी जो जो मानक है उस पे वो खरे उतरे, ऐसे प्रयास करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो उसमें जो है कि एक बड़ा हम चौथा स्तंभ तो लोकतंत्र का माना जाता है, पत्रकारिता को, अखबारों को चौथा स्तंभ माना गया है। और एक पिलर ऐसा भी कह सकते हैं कि साहित्य भी है उसमें, साहित्यकारों की भी बड़ी भूमिका रहती है लोकतंत्र में। लोगों के जैसे अधिकारों की चर्चा जो होती है, अधिकारों की जो बात होती है, या शासन की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना, उनकी अच्छाइयाँ, जो कुछ साहित्य के माध्यम से भी लोगों तक बातें पहुंचती हैं, लोग उसको समझते हैं, शासन की व्यवस्था को, शासन की नीतियों को लोग समझते हैं। ये साहित्यकारों की भी बड़ी जिम्मेदारी है इस दृष्टि से यहाँ पे। और पत्रकारिता का तो अपना एक अलग मुकाम है। आप देखें दुनिया के इतिहास में साहित्य ने जो है कि साहित्यकारों ने बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। आप विश्व के इतिहास में आप देखें तो आप जैसे कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल है, ये साहित्य तो नहीं कह सकते, तो विशुद्ध सिद्धांत है। परंतु आप जो है आप देख सकते हैं मार्क्सिम गोर्की, गोर्की की जो माँ है, उसको कहा गया है कि कार्ल मार्क्स ने अधूरा छोड़ा था, कार्ल मार्क्स से उस चीज को अधूरा छोड़ दिया था, किसी कारण से दास कैपिटल पूरी नहीं हुई, तो उसका शेष जो है गोर्की ने माँ में पूरा किया है। उसी विचारों को ये दूसरा जो है कहा गया है, मैक्सिम गोर्की की जो रचना को दूसरा दास कैपिटल माना गया है। तो इस तरीके से भी भारत में भी बहुत जो है कि जन आंदोलन खड़ा करने का, विचारधारा को खड़ा करने का काम साहित्यकारों ने किया है। और आप बहुत से, आप चूंकि भारत का इतिहास तो इतना प्राचीन है, इतना समृद्ध है कि आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। जैसे मुझे याद आ रहा है कि आप जो है बंकिम चंद्र की रचना है वंदे मातरम, वंदे मातरम जो रचना है, एक समय पूरा का पूरा जो है सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित ये रचना है, लेकिन पूरे बंगाल को इसने बड़ा आंदोलित किया था और बहुत कई कई संस्करण इसके सरकार ने जब्त कर लिए। और है कि ये कहने का तात्पर्य है कि ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। आप देखिए भारद्वाज सर हैं, जानते हैं, सोजे वतन प्रेमचंद की एक रचना है उर्दू की, लेकिन इसकी प्रतियां जो शुरू में जो प्रकाशित हुई थी, प्रेमचंद ने लिखा था, तो सारी की सारी जब्त कर दी गई थी। न मालूम ऐसी कितनी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य है, जिनको अंग्रेजों ने मतलब विवादास्पद मान के, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मानते हुए उनको जो है जब्त कर लिया। फिर बाद में बहुत कुछ लिखा गया, स्वतंत्रता के बाद में भी लिखा गया, गुरुदत्त ने भी लिखा है, और कई नॉवेल हैं, कई लिटरेचर है जिसको ऐसा किया है। बहुत से कवियों ने बड़ा योगदान दिया है। तो ये तो एक पक्ष है लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए साहित्यकारों की भूमिका, साहित्य का दायित्व, ये मूल विषय यहाँ दिया गया है। और ये विषय इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे जो है साहित्यकार जो जो दोनों हमारे आज के जो मुख्य जो विषय हैं, जो मनीषी, जो विद्वान हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका राजनीतिक जीवन भी था, तो साहित्य के कवि के रूप में भी उनका एक जीवन है, एक उनका योगदान है, आप सभी परिचित हैं उससे। और उनकी उनकी रचनाएं काफी लोकप्रिय हुई हैं। मुझे याद आ रहा है कि 51 कविताएं, एक उनका संग्रह है, काव्य संग्रह, जो कि भारत में तो बहुत बिका ही बिका, पाकिस्तान में 2 साल तक ही टॉप के जो 10 सेलर हैं, उनमें जो टॉप की बिक्री वाली जो 10 किताबें हैं, उनमें 2 साल तक वहां पे वो मेरी 51 कविताएं, वो काव्य संग्रह उनका बिका। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वाजपेयी जी का तो योगदान रहा ही है।
और ये आप महामना की बात करें तो महामना जो है, मान लीजिए डायरेक्ट तो वो साहित्य से संबद्ध नहीं रहे हैं, परंतु वो एक दार्शनिक थे और उनके बीच बीच में विचार बहुत से, उनकी पुस्तक तो संभवतः नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी में कोई पुस्तक अलग से नहीं है, लेकिन उनके बहुत से दार्शनिक विचार हैं, धार्मिक विचार हैं, और उनका जो है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। तो ये ऐसे दोनों व्यक्तित्व हैं कि जो कहीं न कहीं वाजपेयी जी तो डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट साहित्य को टच करते हैं। तो इसलिए ये विषय लिया गया है, और जो है साहित्य तो ये माना गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये परिभाषा भी पूरी नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण होता है तो इसमें तो साहित्य को आपने निर्जीव बना दिया, जबकि वास्तव में होता क्या है कि साहित्य निर्जीव वस्तु नहीं है। दर्पण सामने वाले जो प्रतिबिंब में आ रहा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो जैसा है वैसा दिखाएगा, लेकिन साहित्य में ये ताकत है कि वो चीजों को बदल दे। वो अच्छा दिखाना चाहता है तो अच्छा बना देगा वस्तु को। तो ये साहित्य में ताकत रही है, और साहित्यकारों ने इसको सिद्ध भी किया है। भारत के इतिहास में ऐसे न जाने कितने प्रमाण मिलेंगे, और ये दो महान विभूतियों को भी जो है कि इनका भी योगदान इसमें रहा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी न किसी रूप में। और मैं ये आशा करता हूं ये कार्यक्रम के शुरुआत में कि ये जो है आप जो चार वक्ता हैं इस विषय के अपने अपने विषय पे पर्याप्त बातें करेंगे, पर्याप्त रूप से बोलेंगे, तो इसीलिए मुझे अधिक कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे। और एक संक्षेप में मैं विषय की उपस्थापना, जो बाधाएं हैं, यहाँ लाइट नहीं है, दिक्कत है, तो हमको अपना स्थान भी बदलना पड़ा, लेकिन जो है खैर मैं अपने विषय की संक्षेप में इस विषय को रखते हुए फिर मैं आमंत्रित करता हूं जो कार्यक्रम की पूरी मतलब हमारे महाविद्यालय की जो प्राचार्य मैडम है, उनको जो है एक परंपरा है, जैसे संस्कृत साहित्य में है नांदी पाठ की, मंगल कामना की, तो उस परंपरा के अंतर्गत मैं उनको आशीर्वचन के रूप में कुछ, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, उसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं अपनी महाविद्यालय की सुधा पांडे मैडम को। मैडम। मैडम मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, आ रही है आवाज। इस वेबिनार में आप सभी सुधी जनों का स्वागत है, हमारे अतिथियों का स्वागत है और हमारे विद्यार्थियों का। यह एक आज का दिन, सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो आज मैरी क्रिसमस आप सभी को। आज ईसा मसीह का जन्मदिन हम मनाया करते थे, हम मनाते हैं हम। इसके साथ आज विशेष दिन इसलिए भी है कि भारत रत्न एक सबसे बड़ा सम्मान होता है, और वो सम्मान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था। और अटल बिहारी वाजपेयी जो नाम है वो कोई मामूली नहीं कह सकते उसको। एक प्रखर वक्ता, राजनेता और ओजस्वी कवि के रूप में, जिसका कि जीने का अंदाज ही अलग था। इस व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे। इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति का आज जन्मदिन है। हम सबसे पहले इस शुभकामना देते हैं, और साथ में हमारे दूसरे जो भारत रत्न, आज का बहुत अच्छा दिन है कि आज पैदा हुए जितने लोग हैं वो अपने देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में पूजे जाते हैं। दूसरे वक्त है महामना मदन मोहन मालवीय जी। मुझे जो थोड़ी बहुत मतलब जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने का सफर उनका था। बाद में प्रधानमंत्री भी हुए। हम उनके राजनीतिक जो कृतित्व है
उसके बारे में तो हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि उनका जो कविता प्रेम है वो बहुत जबरदस्त था। हम लोग थोड़ा सा सामाजिक जीवन कैसे जिया जाए, इससे संबंधित उनकी कुछ कविताएं हैं, हम उसको शेयर करना चाहते हैं आपसे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि आप मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। ये बात ये उन्होंने जब जिस भी समय ये कहा होगा, बात सही है। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर अपने पड़ोसी लोगों से, अपने आसपास के लोगों से हमारी मित्रता, हमारा सद्भाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं कि आप मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। दूसरा है, जब जब आप अकेले हो तो समझ लेना आप सही हो। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज क्या होता है, हम अकेले होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तो शायद हम अकेले हो जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता, हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। एक चीज और आई है उनकी कि पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा चुटकी तो बज सकती है। ये शब्द है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कि अकेले एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन चुटकी तो बज सकती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अब आत्म मंथन करने की जरूरत है, आत्म मूल्यांकन करने की जरूरत है, और कहीं से भी कोई कम नहीं है। उनकी सबसे बड़ी बात जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, जो है छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जब मन हमेशा मनोबल बड़ा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब मन से दुखी होते हैं तो हम कभी प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, और जब हम प्रोग्रेसिव होते हैं तो दुख अपने आप सबसाइड हो जाता है। इसलिए ये अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हीं की कविता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ये उनको समर्पित करती हूँ। साथ में हमारे दूसरे जो भारत रत्न हैं, महामना मदन मोहन मालवीय जी, इनका जो जीवन है, इन्होंने तो कामना ही नहीं की कुछ ऐसी, उनकी कामना स्वयं के लिए थी ही नहीं। हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे आई कार्ड पे लिखा रहता था, न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। उन्हें न राज्य की कामना थी, न अपने लिए कुछ चाहिए था उनको, बस उनकी कामना थी जो दुखी हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको जीवन दान मिले या वो सुखी रहें। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जीवन उनका केवल देना लेना कुछ भी नहीं। आपको बताएं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में नहीं होगा। वो चाहते थे स्वयं ही बड़े पद पे अपने लोगों को बैठा लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही महान था, लेकिन उनकी दूसरा पक्ष भी बहुत ही अच्छा था, उनकी जिद तो ऐसी थी कि इन्होंने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो उस समय दान लेकर उन्होंने विश्वविद्यालय को स्थापित किया। दान लेने के लिए एक बार वो हैदराबाद के निजाम के पास गए थे और निजाम ने उनको मदद करने से इनकार किया। वो क्या किए कि उनका जूता ही लेते आए और बाजार में बेचने के लिए बैठ गए। निजाम तक ये बात पहुंची कि अरे ये क्या, हमारा जूता, मतलब ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक दान नहीं मिलेगा हम जूता वापस नहीं करेंगे। ये उनकी जिद थी, जिद उनकी पॉजिटिव थी। क्यों? वो अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मांग रहे थे। ऐसे महान पुरुष को, ऐसे
महान व्यक्तित्व को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि महामना पद की उपाधि केवल महामना मदन मोहन मालवीय जी को मिली है। और हमारे वेरम पांडे सर बोल रहे थे कि उनकी कविताएं नहीं हैं, लेकिन हैं उनकी कविताएं कुछ। अब हम लोग दूसरा वेबिनार करेंगे तो खोज के रखेंगे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। और वो कभी भी दर्शन है उनका, दर्शन तो उनका था ही कि केवल दान से पूरे विश्वविद्यालय की उनकी परिकल्पना बहुत बड़ी थी। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपने पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो दान दे करके विश्वविद्यालय को स्थापित किए। और आज हम सभी कितने कि वहां वही के हम लोग का सौभाग्य है कि हम विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई किए हैं। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, मदन मोहन मालवीय जी को। अब हमारे आज के वेबिनार में जो हमारे अतिथिगण हैं, उन सभी का स्वागत और वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले बाकी 3 तो हमारे महाविद्यालय परिवार से हैं, लेकिन जो अत्रि भारद्वाज जी हैं, जो सीनियर पत्रकार व लेखक हैं और बनारस में एक बड़ा नाम है, उनका मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अत्रि भारद्वाज जी का आप हमारे वेबिनार में आए, हम महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। दूसरे हैं राजीव रतन द्विवेदी जी, जो राजनीति विभाग के प्रोफेसर हैं अत्तरा कॉलेज बांदा में। आप मेरे छोटे भाई हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। और बहुत अच्छे वक्ता हैं और आज हम इन्हें सुनेंगे। और महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। दिग्विजय नाथ, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान आगरा कॉलेज आगरा से हैं। दिग्विजय जी भी बहुत प्रखर वक्ता हैं, जिनको कि हम अटल बिहारी वाजपेयी और महामना के बारे में सुनने के लिए हम आतुर हैं। सर, आपका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हमारे अंतिम वक्ता के रूप में छोटे भाई आनंद तिवारी जी का स्वागत व अभिनंदन करते हैं, जो कि है मनोविज्ञान विभाग के, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज DLW के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, आपका स्वागत व अभिनंदन है। ये भाई मेरे बहुत पढ़ते हैं और इनका अध्ययन इतना है कि वो जो भी एग्जाम देते हैं वही सफल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामना के साथ आपका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हेरम पांडे जी को, जो कन्वीनर हैं इस कार्यक्रम के, उनको भी स्वागत और अभिनंदन और उन्हें बधाई देते हैं। महाविद्यालय परिवार के सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों को मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सबसे बड़ा स्वागत तो हमारे विशाल जी का और उनकी टीम का है, जो कि सजोए रखने के लिए हमारे यादों को जो सजोते हैं वीडियोग्राफी के रूप में, इसके लिए मैं उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी का पुनः महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत व अभिनंदन है। नमस्कार। बड़े ही कम समय में आपने दोनों ही महान विभूतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हम लोग आपका हृदय से आभारी हैं। ये पूरे कार्यक्रम रूपी जो यज्ञ है, आप ही इसकी जो है सारस्वत जो यज्ञ है, इसकी आप ही मुख्य जो है यजमान हैं। तो आप उपस्थित हुई और हम लोगों को जो है कि उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैडम, मैंने जो है वो महामना के संदर्भ में बताया है कि उन्होंने रचनाएं जो उनकी पुस्तक के रूप में ऐसी नहीं, साहित्य के जैसे वाजपेयी जी की रचनाएं 51 कविताएं हैं और भी रचनाएं हैं, तो ऐसे वो तो पत्रकार थे, लिखते तो थे ही, मुख्य रूप से तो पत्रकार थे। उनकी कहानियां, उनकी मतलब कविताएं भी हैं, ये बात सही है। लेकिन मेरा तात्पर्य ये था कि कोई पुस्तक के रूप में ऐसे नहीं हमारे सामने आया। हो सकता है कि कुछ आया हो, मतलब आया हो जो कि हमारे दृष्टिपथ में ना आया हो, और मेरा वैसा तात्पर्य नहीं था।
क्योंकि मेरे जो वो है कि कोई पुस्तक नहीं है उनकी साहित्य के, मतलब कविताओं का संग्रह हो या कोई निबंध हो, बड़ा निबंध हो, निबंध ग्रंथ हो। ऐसे तो वो लिखते थे, 4-5 पेपरों से जुड़े रहे, लीडर से जुड़े थे, हिंदुस्तान में 2.5-3 साल काम किया, और भी अभ्युदय से जुड़े थे। तो उनका काम तो ही संपादकीय लिखते थे और भी लिखते ही थे, लेकिन ये जो सीधे साहित्य वाली धारा है, इसमें उनका प्रवेश उतना नहीं था। वैसे कुछ और भी रचनाएं होंगी क्योंकि हम नहीं जानते हैं, इस मंतव्य से मैंने कहा है, और कोई बात नहीं है। तो खैर, कार्यक्रम की शुरुआत हम आगे बढ़ाते हुए मैं जो है बुलाता हूँ आपकी कॉलेज की खतरा से डॉक्टर राजीव रत्न द्विवेदी, वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। मैडम ने थोड़ा बता ही दिया है वाजपेयी जी के बारे में, उनका बड़ा लंबा जो है, नेहरू के बाद संभवतः सबसे बड़े जो है राजनीतिक व्यक्तित्व है भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो ऐसे उनका एक राजनीतिक जीवन भी रहा है और एक साहित्यिक जीवन भी रहा है और सांस्कृतिक जीवन भी रहा है। तो वो बहुमुखी प्रतिभा के तरह है। आज सर का व्याख्यान विशेष रूप से केंद्रित रहेगा वाजपेयी जी के संदर्भ में, क्योंकि उनको आमंत्रित करने से पहले मैं वाजपेयी जी की एक कविता प्रस्तुत करके उनको आमंत्रित करता हूँ। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। डॉक्टर राजीव रत्न द्विवेदी जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ अपने व्याख्यान के लिए। हमें आज के लालता सिंह कॉलेज में हो रहे इस वेबिनार में डॉक्टर सुधा पांडे जो आचार्य हैं इस महाविद्यालय की बड़ी बहन, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करने का मुझे आदेश हुआ है। निश्चित रूप से वो एक प्रखर पत्रकार थे और ओजस्वी कवि थे, और उस संदर्भ में भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जैसा मुझे निर्देश हुआ है उसी संदर्भ में मैं अपनी बात रखूंगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ी सी बातें शुरुआत में, कि वे 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर के लश्कर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, जो कि एक शिक्षक थे, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, कक्षा 5 से ही वक्ता के रूप में सामने आने लगा था। धीरे धीरे प्रखर वक्ता के रूप में वह सामने आए जब वह स्नातक में थे, ग्वालियर में ही। उस समय एक वाद विवाद प्रतियोगिता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, वे वहां पर गए और जिस समय वह वाद विवाद प्रतियोगिता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और अंत में निर्णायक निर्णय देने की स्थिति बना रही थी, उस समय वह एक झोला लेकर सामान्य सा व्यक्ति उसमें जाता है और वह सीधे माइक पकड़ लेते हैं और अपनी बात कहना शुरू करते हैं। यह बात निर्णायकों को अजीब सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे निर्णायक और वहां बैठे सभी लोग उनके वक्तव्य को सुनकर हतप्रभ रह गए और अंततः उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वह पढ़ने में भी योग्य थे, बीए में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उनको वजीफा प्राप्त हुआ राजा की तरफ से, और डीएवी कॉलेज कानपुर में उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। उन्होंने वहां से राजनीति विज्ञान से परास्नातक एमए किया और साथ में एलएलबी में भी एडमिशन ले लिया, लेकिन
पीएचडी करने की इच्छा से, शोध कार्य करने की इच्छा से वह लखनऊ आ गए और एलएलबी को बीच में ही छोड़ दिया। इस बीच भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जब वह स्नातक कर रहे थे उस समय अपने कॉलेज के उपाध्यक्ष और मंत्री भी रहे छात्र संघ के, और लखनऊ आने के बाद वह पूरी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ते चले गए। उनका शोध कार्य बीच में अधूरा सा ही रह गया और वह युवा जो कि शुरुआत से ही संघ से जुड़ा हुआ था, संघ मतलब राष्ट्रीय सेवक संघ से, संघ के श्री नारायण राव तरटे जो कि ग्वालियर में उस समय प्रचारक थे, उनसे वह प्रभावित थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्यादाओं और आदर्शों को वह मानते थे, संघ की शाखाओं में जाते थे, उसके प्रमुख के रूप में भी रहे। और लखनऊ आने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से राष्ट्र धर्म और पांचजन्य 2 पत्रों का संपादन शुरू किया और संपादक के रूप में उनकी प्रखरता बढ़ती गई। उनको लोग अधिक से अधिक जानने लगे, पहचानने लगे। लेकिन उसी बीच महात्मा गांधी की सन 1948 में हत्या होती है और राष्ट्रीय सेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। संघ पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध लगाए गए, उस प्रतिबंध के समय गुरुजी जो कि सरसंघ संचालक थे, उन्होंने यह महसूस किया कि निश्चित रूप से संघ पर जब प्रतिबंध लगाए गए तो किसी भी राजनैतिक दल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ नहीं दिया, सभी ने उसे गलत माना और पूरी तरह से यह स्वीकार किया कि यह एक सांप्रदायिक संगठन है और यह नहीं होना चाहिए। वास्तव में श्री मतलब हेडगेवार जी ने जो सन 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की थी, उसका मूल उद्देश्य यह था कि भारत की राजनीतिक आजादी जिसके लिए कांग्रेस लड़ रही है, वो स्वयं कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा इसके द्वारा जैसे तैसे राष्ट्रीय राजनीतिक आजादी तो भारत को मिल जाएगी, लेकिन भारत की यह राजनीतिक आजादी वास्तव में अधूरी रहेगी। भारत का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, बहुत से भागों में बटा हुआ भारत है, जाति वर्ग भाषा के भेदों में बटा हुआ यह भारत कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाएगा। आर्थिक रूप से इसकी उन्नति नहीं हो पाएगी इस झगड़े में। ऐसी स्थिति में भारत की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक महान व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत आदर्श कार्य किए हैं, लेकिन उन सब कार्यों में उनके द्वारा किए गए कार्य वास्तव में संघ से जुड़े हुए उन संघ की भावनाओं से जुड़कर चलने का एक व्यक्तित्व और कृतित्व मुझे दिखाई देता है। मैं अपने बात पर फिर आता हूं कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाए गए तो संघ के उस समय के सरसंघ संचालक गुरुजी ने यह विचार किया कि निश्चित रूप से एक राजनीतिक रूप से एक कोई राजनीतिक शाखा ऐसी भी भारत में होनी चाहिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जनसंघ की स्थापना की गई और जनसंघ के प्रमुख के रूप में सबसे पहले संघ द्वारा
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भेजा गया और सन 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के निजी सचिव के रूप में लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके सहायक बन गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो भाषण होते थे उसमें अपार भीड़ होती थी। वह कश्मीर जाकर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करते थे। धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था और उस सभी विरोधों में अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं भी एक प्रखर वक्ता थे। वह पहले बोलते थे, उनके मनोविनोद, उनके बोलने का अंदाज, उनके बोलने में भाषण कला इतनी प्रखर और इतनी मुग्ध करने वाले थे कि उनकी सभाओं में भी अच्छी भीड़ होने लगी। अब जब इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध हटे तो वह फिर लखनऊ आकर स्वदेश नामक दैनिक पत्र का संचालन और फिर दिल्ली जाकर उन्होंने वीर अर्जुन नामक समाचार पत्र का संपादन किया और इसके साथ ही साथ उनका राजनीति में पदार्पण होता है। सन 1955 में भी उन्होंने लखनऊ में एक चुनाव लड़ा था विजय लक्ष्मी पंडिता के त्यागपत्र देने पर, लेकिन वह चुनाव पराजित हो गए। लेकिन किसी भी प्रकार से वह हतोत्साहित नहीं हुए। सन 1957 का वह चुनाव लड़े, वह चुनाव वह जीते और 4 सांसद भारत की संसद में जनसंघ के पहुंचे। 6% वोट भी मिले। उसके साथ ही साथ 1962 के चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत की और जनसंघ के 14 सांसद जीते, लेकिन वह स्वयं उस चुनाव में हार गए। लेकिन उससे भी उनके उत्साह में कोई अंतर नहीं पड़ा। राज्यसभा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्होंने राजनीति में सतत अपनी भागीदारी बनाए रखी। सन 1975 के आपातकाल में उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। ऐसी स्थिति में उनकी मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। उसके बाद भी वह किसी भी प्रकार से हतोत्साहित हुए बिना सन 1977 में जब अगला चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी का निर्माण हुआ और कई विरोधी पार्टियां जिसमें जनसंघ भी थी वह मिलकर चुनाव लड़ी और कांग्रेस के खिलाफ पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार विदेश मंत्री का पद मिला। निश्चित रूप से विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रखर वक्ता और प्रखर राजनीतिक और कुटिल राजनीतिक, मतलब कुटिल शब्द यहाँ पर जो कहा जा रहा है कूटनीतिक शब्द अपने आप में कहीं से बुरा नहीं है। यदि कूटनीति राष्ट्र के हित में की जाए तो वह अच्छी नीति है। तो अच्छे कूटनीतिज्ञ के रूप में साबित हुए। उन्होंने यूएनओ में जाकर जो भाषण दिया, पहला ऐसा भाषण था जो किसी भारतीय ने हिंदी में दिया। हिंदी में उन्होंने अपनी बात कही और राष्ट्रवाद, राष्ट्र की समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उनके जो पैमाने थे वह निश्चित रूप से बहुत ही उदात्त थे और संघ की दृष्टिकोण से लेकर वह चलने वाले थे। अब सन 1980 में जनसंघ को समाप्त कर जनसंघ की जगह पर उसको एक नया नाम दिया गया, भारतीय जनता पार्टी। और वह उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे। उन्होंने अगले जो भी चुनाव लड़े उन चुनाव में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी तीव्रता से आगे बढ़ने लगी। सन 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सम्मिलित सरकार बनी 26 पार्टियों की, लेकिन वह केवल 13 दिन चल पाई। दोबारा सन 1998 19 मार्च को वह फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह भी
सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और अक्टूबर 1999 तक वे प्रधानमंत्री के रूप में रहे, लेकिन वह सरकार भी नहीं चली। दूसरी बार जब उनकी सरकार गिरी है, उस समय संसद में उन्होंने जो भाषण दिया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। उस समय दूसरी बार जब वे सरकार बहुमत से जा रही थी तो एआईडीएमके की प्रधान जयललिता ने एक सशर्त समर्थन देने की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी से कही कि यदि यह सशर्त समर्थन आपको चाहिए तो इन शर्तों के साथ हम आपको समर्थन दे सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री पद खो सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी शासन से विरत हो सकती है, लेकिन राष्ट्र हित के विरुद्ध नहीं जा सकती। मैं किसी दांव पेच से राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और इस भारत राष्ट्र को विश्व पर शिखर में पहुंचाने के लिए आया हूं। संघ का दृष्टिकोण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए मैं राजनीति में आया हूं। और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगले चुनाव में वह पुनः भारतीय जनता पार्टी जीती और इस चुनाव में निश्चित रूप से यह भी सम्मिलित सरकार थी, लेकिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से तो नहीं था, लेकिन लगभग था। अक्टूबर 1999 से 2004 तक उनकी सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली 5 वर्षों तक, और इन 5 वर्षों के बीच निश्चित रूप से उन्होंने बड़े बड़े काम किए। दूसरी बार जब उनकी सरकार थी, उस बीच भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। 11 मई सन 1998 में उन्होंने 5 परमाणु परीक्षण किए और पूरे विश्व को बता दिया कि भारत भी परमाणु शक्ति है और किसी भी रूप में भारत को हल्के में लेकर कोई देश नहीं चल सकता। उस स्थिति में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा बहुत अधिक विरोध हुआ, अनेक तरीके के प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम पे चाहे जितने प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन अब वह लड़खड़ाने वाला भारत नहीं है, यह सशक्त भारत है और पूरी तरीके से आजादी, आर्थिक आजादी और सामाजिक आजादी के साथ हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उस बीच उन्होंने ब्रेन ड्रेन को भी रोकने की कोशिश की। उस बीच जो पढ़े लिखे विद्वान छात्र होते थे, उनको सुविधाओं के अभाव में वह विदेश चले जाते थे, उनको रोकने का भी उन्होंने कार्य किया। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटना, एक भारत के ऊपर अन्यायपूर्ण घटना उसी बीच घटी है सन 1999 में, कारगिल युद्ध। हमेशा से पाकिस्तान भारत के लिए एक दुश्मन ही रहा है, जबकि हमसे ही निकला हुआ वह एक हिस्सा है। हमसे, हमारे यदि वह साथ चलता तो उसका भी अच्छा विकास होता, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं सोचा। कारगिल, जो कि हिमालय के ऊपर बहुत ही बर्फीला स्थान है, वहां पर ठंड के समय में सैनिक वापस नीचे चले आया करते थे और ऐसे समय में पाकिस्तान में उस कारगिल हिल पर ऊपर जाकर कब्जा कर लिया और आगे बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के द्वारा पूरी तरीके से पाकिस्तान को पराजित किया, लेकिन गिरफ्तार किए गए लोगों को अमेरिका के हठधर्मिता के कारण हमें छोड़ना पड़ा। उनके तृतीय काल की बात की जाए, जबकि वह सन 1999 में प्रधानमंत्री बने, तो घटक दलों के साथ 5 वर्ष तक पूरा शासन चलाना एक कठिन कार्य था। यदि कोई थोड़ा भी जिद्दी, अक्खड़ या
ऐसा व्यक्ति होता जो कि अड़ने की बात करता, तो वह प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल चला नहीं सकता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी निश्चित रूप से एक कवि हृदय थे, भावुक व्यक्ति थे, लेकिन अपनी भावनाओं को दिमाग पर चढ़ने नहीं देते। वह पूरी तरीके से इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, सभी दलों के साथ पूरी तरीके से सामंजस्य बनाए रखा, शासन को चलाते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से भारत की आर्थिक उन्नति के कार्य किए। इससे पूर्व श्री नरसिम्हा राव जी की जो आर्थिक नीतियां थी वह कांग्रेस के थे, लेकिन उन नीतियों को सही मानते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन नीतियों को पूरी तरह से लागू किया, पूरी तरह से उन्हें स्वीकार किया और स्वीकार करके आगे बढ़े। उन्होंने ऐसी कोई जिद नहीं की कि वह नीतियां कांग्रेस की थी इसलिए हम उसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो नीतियां सही हैं उन नीतियों को हम स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने पूरी तरीके से उन आर्थिक नीतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और देश की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत स्तर पर ले आए। उनके द्वारा किया गया एक कार्य स्वर्णिम चतुर्भुज, पूरे भारत को ऊपर से नीचे कन्याकुमारी मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से गुजरात तक, मतलब पूरी तरीके से 4 भागों में, मतलब पूरा एक स्वर्णिम चतुर्भुज एक रोड उनकी परिकल्पना थी, जिसका निर्माण उन्होंने काफी हद तक करवा डाला था। और वह निश्चित रूप से भारतीय यातायात, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज हम उसके महत्व को ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं। पाकिस्तान जो कि विरोध के रूप में ही रहता है, विरोधी के रूप में ही रहता है, उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारे। परवेज मुशर्रफ जो कि कारगिल के मुख्य दोषी थे, उनसे भी संबंध सुधारने का पूरा प्रयास किया। परवेज मुशर्रफ भारत आए, उनसे वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता में परवेज मुशर्रफ ने पूरी धूर्तता के साथ भारत के साथ जो समझौते जिनकी बात हो रही थी, उन समझौतों को अस्वीकार कर दिया और अपनी जो पाकिस्तानी हठधर्मिता और दुष्टता है, उस दुष्ट चरित्र को दिखाया। निश्चित रूप से एक भावुक हृदय और एक विश्व विकास के साथ भारत के विकास का सपना देखने वाला एक हमारा भारत रत्न प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बहुत ही अधिक दुखी हुआ। उसके साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद का भी बहुत अधिक मुकाबला किया। 31 दिसंबर 2001 को संसद पर जो आतंकियों ने हमला किया और अक्टूबर में 2002 में कश्मीर विधानसभा पर जो हमला हुआ आतंकवादियों का, जो कि पाकिस्तान से प्रायोजित था, उसको उन्होंने उसके विरुद्ध यूएनओ में जाकर बहुत ही ज्यादा कड़े ढंग से उस बात को कहा, पाकिस्तान के प्रति प्रतिबंध लगाए, उनकी आर्थिक रूप से पूरी तरह से आर्थिक संबंध तोड़ने का कार्य किया और पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को कोई के साथ संबंध, मतलब जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहिबा ने कहा है कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, तो इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, इसलिए पड़ोसी के साथ संबंधों को अच्छे बनाए रखना ही हमारा दायित्व होता है। और इस दृष्टिकोण से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके साथ संबंध रखे। अपने इस आदर्श प्रधानमंत्री के बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम है। मुझे केवल उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के रूप में राजनैतिक दृष्टिकोण से बोलने की बात कही गई थी, नहीं तो उसके अलावा उनमें जो प्रतिभा थी कवि की, उसके रूप में यदि बोला जाए तो उसके लिए भी एक अलग लेक्चर देने की जरूरत होगी। वह भी एक विस्तृत एक उनका आयाम है, उस आयाम की बात मैं नहीं करूंगा। जैसा कि समय का प्रतिबंध दिया गया है, तो उस समय के प्रतिबंध के आधार पर मैं चाहूंगा कि अब हेरेंद्र पांडे जी अपनी जगह संभालें और
मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। हेरम पांडे जी। थैंक यू सर। हेरम सर, क्या आप हैं? हेरम सर। हेलो सर, हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस पूर्ण चर्चा के लिए। आपने अपने बौद्धिक ज्ञान से हम लोगों को अभिसिंचित निश्चित रूप से किया है। अब मैं अगले प्रतिभागी के रूप में बुलाना चाहूँगा अगले जो हमारे गेस्ट हैं और वक्ता हैं। आप डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार व लेखक हैं, पूर्व अध्यक्ष वाराणसी क्लब। आपका विषय है स्वतंत्रता आंदोलन, तत्कालीन बनारस की बौद्धिक गतिविधियां 20वीं सदी के संदर्भ में। डॉक्टर अत्रि भारद्वाज। सर, मनीष सर, आई थिंक डॉक्टर अतिश सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। डॉक्टर अतिश सर, क्या आप सुन पा रहे हैं हम लोग को? मनीष सर, आई थिंक डॉक्टर अतिश सर नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर अभी। अच्छा, तो मैं अगले क्रम में अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा। आप हैं डॉक्टर दिग्विजय नाथ राय, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान विभाग, आगरा कॉलेज, उत्तर प्रदेश से। सर, आपका जो विषय है, आप जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गेस्ट और अतिथि और वक्ता के रूप में आप एक प्रखर वक्ता हैं, डॉक्टर दिग्विजय नाथ राय। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर, आ रही है। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुधा पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने मौका दिया। डॉक्टर हेरम पांडे जी और अभी संचालन कर रहे मनीष जी, आप अतिरिक्त आप्त महाविद्यालय परिवार की जो पूरी कमेटी है जिसने कार्यक्रम तैयार किया है, डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी हैं, डॉक्टर अरुंधति राय जी हैं, डॉक्टर दुर्गेश सिंह जी हैं, डॉक्टर सुनीता बनर्जी जी हैं और हमारे आगरा कॉलेज से जुड़े हुए डॉक्टर SM मिश्रा सर हैं, डॉक्टर DC मिश्रा सर हैं, डॉक्टर राजीव द्विवेदी सर, आप सबको मैं सादर नमन करता हूं। और अभी हमारे जो पूर्व वक्ता थे तो डॉक्टर राजीव रतन द्विवेदी सर, वो हमारे यूपी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं एकेडमिक। उन्होंने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है। तो वाजपेयी जी के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार से, बहुत ही विस्तार से उन्होंने सारगर्भित रूप से और तथ्यात्मक रूप से अपनी बातें रखी हैं। अब हमें सर आपने जो अभी सुझाया विषय, वो विषय है कि लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। इसी विषय अपनी बातें हम संक्षिप्त रूप से रखेंगे क्योंकि अभी हेरम पांडे जी ने कहा था कि समय का कुछ ऐसी है सीमा जिसकी वजह से निर्धारित समय सीमा में ही कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। तो हमारा विषय सर है कि लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका और पूरे जो सेमिनार का थीम आपका है वो है लोकतांत्रिक मूल्य एवं साहित्यिक दायित्व। और सौभाग्य की बात है कि आज जिन दो महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी हों, ये दोनों ही साहित्यिक सरोकार रखते थे और लोकतंत्र में इनका अगाध विश्वास था। क्योंकि माना ही जाता है कि जनसंचार लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर जनसंचार नहीं सही होगा तो लोकतंत्र की संकल्पना हम नहीं कर सकते। एक उदाहरण से आपको बात स्पष्ट कर दें कि जैसे हमारा एक पड़ोसी देश चीन है,
चीन में आप जानते हैं कि जनसंचार पे बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं, बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया है। इस वजह से वहां नॉमिनल डेमोक्रेसी है, नाम मात्र क्या लोकतंत्र है, जिसको एक दलीय लोकतंत्र भी हम लोग समझते पढ़ते हैं। तो लोकतंत्र के प्रसार के लिए और लोकतंत्र के मूल्य के विकास के लिए यह आवश्यक है कि जनसंचार सुदृढ़ हो, और जनसंचार जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक लोकतंत्र की संकल्पना साकार नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र और जनसंचार दोनों का सरोकार अच्छा। तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मैं बात कर रहा था, और उस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि यूरोप में जब रेनेसां के बारे में हम लोग देखते हैं, पुनर्जागरण के बारे में देखते हैं, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंचार का विकास वहां पर हुआ, मीडिया का विकास हुआ, उसी के सापेक्ष नेशन स्टेट की अवधारणा भी विकसित हुई। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत में पुनर्जागरण का समय शुरू करते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय के समय से। और आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय खुद एक प्रखर पत्रकार थे, खुद उनका जन सरोकार पत्रकारिता से जुड़ा था, और यही वजह के आसपास जब मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई अंग्रेज सरकार द्वारा, तो उसके विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने अपील किया। जब जब जनसंचार के माध्यमों पर प्रतिबंध लगाने की सरकार द्वारा कोशिश की गई है, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, जो वर्नाकुलर एक्ट आया था, उसके माध्यम से जनसंचार को सीमित करने का प्रयास किया गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जब राष्ट्रवाद का विकास होता है तो राष्ट्रवाद के विकास में जनसंचार माध्यमों की महती भूमिका हमें दिखती है। यही वजह थी कि आप आरंभिक दौर के जितने भी बड़े राष्ट्रवादी नेता देखेंगे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो एम.जी. रानाडे हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे मालवीय जी हों, या महात्मा गांधी हों, तिलक हों, ये सभी किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे, और उसी पत्र के माध्यम से, उसी जनसंचार के माध्यम से अपनी बातों को जनता के समक्ष रखते थे। तो इस तरह से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य हम लोग देखें तो जनसंचार लोकतंत्र की स्थापना से पूर्व जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रवादी प्रयास चल रहे थे, उसके विकास में भी इसकी महती भूमिका रही है। अंततः आप जानते हैं कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, उसके बाद हमने डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, यानी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पे किया, और उसमें प्राविधान किया गया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग राजनीति विज्ञान और कानून से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, और उसी के अंतर्गत माना गया कि पूरी मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकारों के माध्यम से जनसंचार के इस भूमिका को संरक्षित करने का प्रयास हमारे संविधान द्वारा किया गया। यही वजह रही कि भारत में आप देखेंगे लोकतंत्र लगातार फलीभूत हो रहा है, क्योंकि हमने संचार साधनों को कभी उस तरह से सीमित करने का प्रयास नहीं किया जिससे कि उसकी पहुंच आम जनता तक न हो सके। एक जरूर बीच में एक मामला हुआ था, आप जानते हैं कि 26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, और इकलौता वो मामला था जिसमें जनसंचार के माध्यमों को सीमित या प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था। उसके विरोध में अगले दिन जब पत्र निकले थे, यानी 26 जून 1975 को, तो आप जानते हैं बहुत सारे पत्रों ने अपने एडिटोरियल पेज को, जो उनका संपादकीय पेज है, उसे ब्लैंक रखा था, बिल्कुल खाली रखा था। वो एक तरह से सिंबल था कि पत्रकारों की आवाज, मीडिया की आवाज को सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि आज जब भी आपातकाल की बात होती है तो उसे हम केवल पत्रकारिता पर हमला नहीं देखते हैं, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर भी उसको बड़ा कुठाराघात माना जाता है। तो यानी जो हमारा विषय है कि लोकतंत्र में जनसंचार, तो आप देखेंगे कि जैसे ही जनसंचार के ऊपर प्रतिबंध कोई लगाने की बात की जाती है, वैसे ही लोकतंत्र के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
पड़ना शुरू होता है। तो ये जरूरी है कि लोकतंत्र फलीभूत हो, इसके लिए जन संचार माध्यम विकसित हो और जन संचार के ऊपर कोई किसी तरह की रुकावट इस तरह की न हो। दूसरी एक बात कि जन संचार के साधन लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जन संचार के साधनों में लगातार विकास हो रहा है। पहले आप जानते हैं केवल प्रिंट मीडिया का वर्चस्व था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुई, और अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया का प्रभाव लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है। सोशल मीडिया के वजह से हुआ है कि जो प्रतिबंध लगाए जाते थे उन प्रतिबंधों को बहुत हद तक रोक दिया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। और 2014 के इलेक्शन से आप देखेंगे, अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात हम लोग करें तो 2014 के इलेक्शन के बाद से आप देखेंगे लगातार सरकार द्वारा भी और जनता द्वारा भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन इसका एक खतरा भी दिखा है सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ी समस्या है कि सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की हमारे कोई ऐसी एजेंसी नहीं है या कोई इस तरह का संगठन नहीं है जो इन चीजों को, सूचनाओं को फिल्टर कर सके। यानी सबसे बड़ा जो संकट आया है वो विश्वसनीयता का है। और आप जानते हैं कि जनसंचार और लोकतंत्र दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती आज क्या है? निष्पक्षता और विश्वसनीयता की। तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को थोड़ी सी एक समस्या नए रूप में हमें देखने को मिली है कि विश्वसनीयता और कई बार जो हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मसले होते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार इस तरह की भावनाएं प्रदर्शित की जाती हैं जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध होती हैं या हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होती हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें कि जब भी जनसंचार के स्वतंत्रता की बात हम करते हैं वह राष्ट्र के दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र होगा, नेशन होगा, तो उसके अंतर्गत ही हम लोकतंत्र और जनसंचार को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। तो अगर देश की रक्षा नहीं होगी, अगर सुरक्षा राष्ट्र की नहीं हो सकेगी, तो राष्ट्र के अंतर्गत न तो लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है और न तो जनसंचार सुरक्षित रह सकता है। तो इस चीज की आवश्यकता निश्चित रूप से है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता राष्ट्रीय हितों को कम से कम पोषित करने वाली जरूर हो, राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि अभी सर ने बताया ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में विस्तार से बताया। तो आप जानते हैं कि वाजपेयी जी स्वदेश और वीर अर्जुन जो दोनों पत्र उसका संपादन करते थे। हम ये बता रहे थे कि अभी हमारे जो पूर्व वक्ता द्विवेदी सर थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से बात किया था, और उसी क्रम में बताया था कि स्वदेश और वीर अर्जुन पत्रों का संपादन वाजपेयी जी करते थे। आप देखेंगे आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ राजनेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो कि पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। वो चाहे वाजपेयी जी का समय हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी का हो, लोहिया का हो, या बाद में भी आप देखेंगे डीपी त्रिपाठी जी रहे हों, केसी त्यागी जी अभी लिखते हैं। तो एक लगातार राजनेताओं की एक परंपरा है जो कि संचार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हम ये मानते हैं कि जन आकांक्षाएं हमें जनसंचार के माध्यम से प्राप्त होती हैं। यानी जनता क्या चाहती है, इस बात को सरकार को अगर जानना है तो उसका सबसे बेहतर माध्यम यही होता है कि जनसंचार की सूचनाओं को संकलित किया जाए, और सरकार जो कर रही है उसका फीडबैक जनता के प्रति कैसा जा रहा है, इसको जानने का भी एकमात्र तरीका जनसंचार होता है। तो आप देखेंगे इसलिए लगातार जनसंचार को संरक्षित करने का प्रयास बहुत सारे संगठनों द्वारा चलाया जाता है। इवन राजनीतिक दल, जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप जानते हैं पब्लिक ओपिनियन एक शब्द होता है, लोक मत क्या होता है, जनमत क्या होता है।
जितनी भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता करती हैं, उनका एक बड़ा आधार यही होता है कि वो जनमत को किस तरह से प्रभावित करें। और इस जनमत को प्रभावित करने का सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो होता है जनसंचार, क्योंकि जनसंचार के माध्यम से ही जनमत का निर्माण अमूमन होता है। जनता के मत को प्रभावित करने का सबसे कारगर उपाय होता है जनसंचार। इसलिए एक बड़ा खतरा लगातार बना रहता है। लोग जनसंचार राष्ट्र के विरुद्ध बात करता है। सरकार की आलोचना एक अलग मसला होता है और राष्ट्र होता है। तो राष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए जब सरकार हम जन लेकिन अगर राष्ट्र जाती है तो मानते हैं कि एक तरह से राष्ट्रवाद के विकास में राष्ट्र कर रहे थे। तो आज जो सबसे बड़ी वर्तमान में चुनौती है कि हम किस तरह से लोकतंत्र को लगातार बनाए रखें और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए किस तरह से जनसंचार को मजबूत करें। और अगर इसकी प्रेरणा हम लें अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो आप देखेंगे वाजपेयी जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही ज्यादा सहिष्णु था। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, कि दूसरों के और निश्चित है कि हमारे साथ ही पाकिस्तान आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। डेमोक्रेसी करे, कोलैप्स करने का एकमात्र वहां पे था वजह कि वहां जनसंचार उस तरह से और न तो लोकतांत्रिक मूल्यों का अगर हम देखें तो यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकृत हैं। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र को हमने केवल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में थोप दिया है, बल्कि भारतीय परंपरा में अगर आप देखें, सनातन परंपरा में देखें, तो लोकतांत्रिक मूल्य का समावेश हमारी जीवन पद्धति में पहले है। भारतीय परंपरा में कहा जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, इसको करते हैं क्या जाए कि वाद विवाद तो सीख गया है। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोक व्यवस्था के रूप में नहीं है, बल्कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य सामाजिक व्यवस्था के रूप में, संस्कार के रूप में पहले से स्वीकार्य जो स्वतंत्र है उस मतता को स्वीकार किया गया। और वजह कि हमने कभी उस तरह से सूचनाओं को सेंसर करने का, प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं किया जैसे कि हमारे पड़ोस, और आर्थिक रूप से पिछड़े कि विकसित देशों से कहीं आगे है भारत का लोकतंत्र और मजबूती से लोकतांत्रिक मूल्यों का हो रहा है। तो आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना जी को याद करते हुए हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की जो पृष्ठभूमि मूल्य हैं, जिसकी झलक हमें इन मनीषियों के विचारों में देखने को मिलती है, और इसमें जनसंचार माध्यमों की भूमिका लगातार बनी हुई है। और निश्चित रूप से जनसंचार से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और अधिक प्रासंगिक हो रहा है। तो समय सीमा थी हेरम पांडे जी ने संक्षेप में बात को रखने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि अब इसी के साथ विमर्श को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और संचालन के लिए हम मनीष जी को आमंत्रित करते हैं। आभार सर आपका, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जी एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू सर। सर ने बहुत ही अच्छा विस्तार से हम लोग के सामने अपनी बात को रखा है लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका के संदर्भ में, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है सर का लेक्चर।
जिसमें सर ने बहुत ही, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सर ने बताया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है राष्ट्र के दायरे में होनी चाहिए, जहां तक सर ने बोलने का प्रयास किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर ने बताई है, जिसमें और अन्य भी बात टॉपिक पर सर ने अपने बात को रखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिक ओपिनियन, टॉलरेंस। तो एक कहीं न कहीं सर ने बहुत ही हम लोगों को अपने ज्ञान से हम लोगों को आलोकित किया है। तो सर का हम आभार प्रकट करते हैं, डॉक्टर दिग्विजय सर का। और अब अगले वक्ता के क्रम में हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर अत्रि भारद्वाज सर को। पुनः आप वरिष्ठ पत्रकार व लेखक हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वाराणसी क्लब के। आपका विषय जिस पर सर बोलने वाले हैं, सर का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन, तत्कालीन बनारस की बौद्धिक गतिविधियां 20वीं सदी के संदर्भ में। मनीष सर, आई थिंक अत्रि सर शायद अभी अवेलेबल नहीं है नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से, तो प्लीज आप आनंद सर को बुलाएं। ठीक, तो सर मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूंगा अगले वक्ता और गेस्ट के रूप में जो चीफ स्पीकर हैं, आप जो है डॉक्टर आनंद त्रिपाठी सर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज DLW वाराणसी से हैं। आज जैसा कि महामना जी का जयंती है, जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, तो उसी विषय पर सर को बोलना है। महामना मदन मोहन मालवीय जीवन और दर्शन के संदर्भ में सर का हम लोग विस्तार से स्पीच सुनेंगे। डॉक्टर आनंद त्रिपाठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुधा पांडे मैम और संयोजक हरेंद्र सर, आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। यूं तो बहुत सारी हस्तियां हैं भारतवर्ष के राजनीतिक पटल पर या भारतवर्ष के क्षितिज पर विद्यमान हैं, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आज 25 दिसंबर के दिन इन दो विभूतियों का जो अवतरण हुआ है, उसमें से एक विभूति जिसको हम सभी भाग्यशाली रहे हैं कि जिनसे हमारा सरोकार हुआ, जिनको हमने देखा, जिनके सामने हम बड़े हुए, जिनको सोच सोच के वो हमारे सामने निरंतर प्रेरणा के स्रोत रहे। और ये जो दूसरे रहे जिनके बारे में हम लोग, जो हमारे सामने एक मानचित्र बना हुआ है, उससे हम प्रेरणा लेते हैं। जो हमारे सामने प्रतिमान स्थापित किए गए हैं, उन प्रतिमानों से हम ये जानते हैं, ये हम कल्पना करते हैं। हमारी वस्तुतः हम लोगों की उतनी आयु नहीं है कि हम उन लोगों को सामने साक्षात्कार कर पाए हो, देख पाए हो, तो हम एक कल्पना के रूप में उनके जीवन और दर्शन को आपके समक्ष रख सकते हैं, रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने विराट व्यक्तित्व को मैं कुछ मिनटों में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ या रख सकता हूँ, या उनके जीवन के दर्शन को मैं से साक्षात्कार भी आपका प्रस्तुत करा सकता हूँ, यह तो सर्वथा कठिन है। परंतु फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ। अपनी बात मैं शुरू करता हूँ महात्मा गांधी जी से। गांधी जी जब भारत आए थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वे अपनी चीजें कहाँ से शुरू करें, उन्हें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए भारतवर्ष में। उस समय की परिस्थितियां, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था हमारा भारत, और अंग्रेजों जो है उसके अत्याचारों से त्रस्त था पूरा भारत। कांग्रेस जो थी, तत्कालीन कांग्रेस, उस कांग्रेस में दो वर्ग बन गए थे। एक जो था वो नरम दल कहा जाता था, दूसरा गर्म दल कहा जाता था। तो गांधी जी के सामने एक असमंजस की स्थिति आई कि वो कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो सर्वप्रथम गांधी जी सबसे पहले लोकमान्य तिलक के यहाँ गए, उनके पास गए। और गांधी जी की ये लाइन है कि मैंने तिलक जी को हिमालय के जैसा विशाल पाया, और मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं तिलक जी के व्यक्तित्व को छू सकूं या उनके जैसा बनने का भी प्रयास कर सकूं। तो उसके बाद फिर मैं गोपाल कृष्ण गोखले के पास गया।
आप सभी जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के कांग्रेस के नेता रहे, बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी नेता। तो उनके बारे में गांधी जी का कहना था कि मैं उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के पास गया और मैंने ये पाया कि गोखले जी सागर जैसे गहराइयों वाले हैं, उनके व्यक्तित्व में सागर जैसी गहराई और उन गहराइयों तक भी मैं नहीं पा सका अपने आप। और अंत में मैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास गया, जो कि मुझे गंगा जैसे निर्मल लगे और मैंने उसी क्षण यह निश्चय किया कि मुझे इसी गंगा में होते लगा। उनका ये एक और उक्ति थी कि मेरे चरित्र में दाग हो सकते हैं लेकिन मालवीय जी के चरित्र में दाग नहीं हो सकते। मैं यही कहना चाहूंगा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का व्यक्तित्व गांधी जी की इन लाइनों से हमारे सामने उपस्थित होता है। वह व्यक्ति जिसका जन्म 1861 में 25 दिसंबर को इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज में हुआ था, एक साधारण से परिवार में था। वो उनका परिवार बहुत बड़े स्तर पे योग्यताएं रखने वाला या बहुत बड़ी चीजें करने वाला नहीं था। उन्हें काफी संघर्ष बचपन से ही करना पड़ा। वो प्राइमरी पाठशाला में उन्होंने अध्ययन किया किसी तरह से। पिता की कथावाचक थे, गीता के उपदेश को जो है वो पढ़ा के ज्ञान का अर्जन करते थे और जीविकोपार्जन भी। और यही कमोवेश प्रारंभ किया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उनके विषय में बस इतना ही कह सकते हैं कि वो क्या नहीं थे। अगर हम उनके विषय में विशालता को देखें तो एक विख्यात पत्रकार, एक महान राजनेता, एक महान समाज सुधारक, सबसे बड़ा एक सुव्यवस्थित व्यक्तित्व और एक शिक्षक, आदर्श शिक्षक, वैसा शिक्षक जो कि युगों युगों तक हजारों और लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा का काम करता है। आज इतने साल बाद भी वह प्रासंगिक है, उसके द्वारा दी गई धरोहर प्रासंगिक है। न जाने कितने लाखों, कितने करोड़ों छात्र वहां से निकलते हैं, जो नहीं निकल पाते हैं वो प्रेरणा लेते हैं उनके द्वारा दिए हुए धरोहर से। मैं उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा अपने, जो जिसके द्वारा उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन दर्शन शायद स्पष्ट हो सके। राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो मालवीय जी के विषय में कहा गया कि भारतीय व्यवस्था। हाँ, तो मैं मालवीय जी की राजनीति के विषय में बताना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास में जो चौरी चौरा कांड हुआ है, रॉलेट एक्ट, और उसके बाद उसके विरोध में गांधी जी ने जब सत्याग्रह असहयोग आंदोलन शुरू किया था, मैं ये बताना चाहूंगा कि गांधी जी और मालवीय जी में मतभेद हुआ उस आंदोलन के संदर्भ। गांधी जी शिक्षण संस्थाओं का पूर्ण बहिष्कार चाहते थे, असहयोग आंदोलन वे नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि छात्र और शिक्षक दोनों शिक्षण संस्थाओं का पूर्णतया बहिष्कार करें। और मालवीय जी उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रख चुके थे 1916 में, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो अपने पूर्णतया उत्थान पे, निरंतर प्रगति पे। उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू होता है और गांधी जी ने का ये संपूर्ण देश में आह्वान रहा कि छात्र और शिक्षकों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपना अध्यापन कार्य। मालवीय जी की यह जो व्यक्तित्व रहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय असहयोग आंदोलन से लगभग अछूता रहा। यहाँ के विद्यार्थियों ने असहयोग आंदोलन के लिए, क्योंकि उनका दर्शन स्पष्ट, वे शिक्षा और राजनीति को मिलाते तो जरूर थे, लेकिन उनका ये तरीका नहीं था। उन्होंने ये नहीं माना कि हमें ये करना चाहिए। असहयोग आंदोलन की परिणति हुई चौरी चौरा कांड के रूप में। आप सभी जानते हैं कि जो है गोरखपुर में चौरी चौरा में भीड़ के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उग्र भीड़ ने थाने को जला दिया। निष्कर्ष यह हुआ कि 173 लोगों के ऊपर चौरी चौरा कांड में केस दर्ज हुआ। और यह मालवीय जी की का व्यक्तित्व था कि प्रबल विरोध गांधी जी से होने के बाद भी, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में प्रबल विरोध होने के बाद भी 173 लोगों के जीवन के लिए उन्होंने पुनः अधिवक्ता कर्म को स्वीकार किया और उनकी पैरवी करने की ठानी। यह उस समय के सिटिंग जज की युक्ति थी कि आपकी पैरवी इन अभियुक्तों के के लिए जीवन दान सिद्ध हुई है
और उस जज ने, इतिहास में मेंशन है, आप चाहें तो गूगल करके देख लीजिएगा, उस पैरवी के दौरान जज 3 बार अपने सीट से खड़े हुए थे और मालवीय जी की पैरवी की उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा मैं आपको बधाई देता हूँ। 173 अभियुक्तों में से 153 अभियुक्तों को उन्होंने फांसी की सजा से बचाया, जो कि अपने आप में अविस्मरणीय रहा। यह उनके अधिवक्ता जीवन की झलकियों को प्रस्तुत करता है यह प्रसंग। एक और प्रसंग है इसी संदर्भ में, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सरकार क्षमादान विधेयक लाती। जनरल डायर, जिन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी आदेश के निहत्थे हमारे भारतीयों पर से गोलीकांड करवाया, फायरिंग का आदेश दे दिया। और उसके बाद जो कमेटी गठित हुई, हंटर कमीशन गठित हुआ, उस कमीशन ने सीधे सीधे जनरल डायर को उसके कर्तव्यों के लिए क्षमा करने की अपील की और ये माना कि ये एक महज भूल, और क्षमादान विधेयक प्रस्तुत होता है। भारतीय व्यवस्थापिका का 5.5 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण भाषण दर्ज हुआ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उन्होंने जो भाषण प्रस्तुत किया वो भाषण आज भी इतिहास है कि वह किस तरह से, कितने तर्क के साथ, कितने विचार के साथ, कितनी चतुराई से उन्होंने वो एक्चुअली महामना पंडित मदन मोहन मालवीय नरमपंथी नेता माने जाते। वो सरकार की कटु आलोचना नहीं करते थे, कभी वो बरतानिया हुकूमत की उस तरह से आलोचना नहीं करते थे, लेकिन उस संदर्भ में उन्होंने वो बातें प्रस्तुत की जिन्होंने वास्तव में बरतानिया हुकूमत पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर। ये उनकी राजनीतिक कुशलता का परिचय देता है। 4 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो 4 बार अध्यक्ष रहे और 4 बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उनके द्वारा अध्यक्षीय भाषण जब प्रस्तुत किया गया, उस भाषण ने कांग्रेस के सामने वे रास्ते खोले जो रास्ते जिस समय कांग्रेस पूरी तरह से कर्तव्य विमूढ़ हो गई। असहयोग आंदोलन जैसे ही महात्मा गांधी ने वापस लिया, उनको तुरंत 5 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। मालवीय जी ने उस समय डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की, पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य। वो अलग बात है कि कांग्रेस में मालवीय जी को वो सम्मान बाद में नहीं प्राप्त होता है जो सम्मान के वास्तव में वो हकदार है। यह एक तरह से खेद का विषय है कि 2014 की राष्ट्रवादी सरकार ने उन्हें भारत रत्न प्रदान किया। उसके पहले वास्तव में वो व्यक्तित्व भारत रत्न से कहीं ज्यादा ऊपर थे, कहीं ज्यादा उनकी में विशेषताएं थी, लेकिन 2014 में उनके योगदान को, उनके आखिरी जीवन को जो सम्मानित करते हुए भारत रत्न प्रदान किया गया। उनके विषय में अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इसके निर्माण की चर्चा न की जाए तो उनका जीवन और दर्शन कहीं से संपूर्ण नहीं होता है। उनकी ये इच्छा थी कि मैं एक ऐसे स्वदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना करूं, स्वदेशी संस्था की स्थापना करूं जो विदेशी शासनकाल में हमारे भारतीयों को स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी वातावरण उपलब्ध कराए। इसी संदर्भ में उनकी परिकल्पना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सर्वप्रथम प्रेरित हुई 1905 के लगभग। उस समय 3 लोग कम से कम थे जो कि बनारस में ही यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते थे। ये रिसेंट भी थी और एक थे कौन, उनका मुझे नाम नहीं स्मरण आ रहा है। ये 3 लोग स्थापित करना चाहते। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब ये उस समय के वायसराय से बात की तो उन्होंने उनको ये चैलेंज दिया कि अगर आप 2 वर्षों में 2 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं तो हम इस विषय में हम आगे बढ़ सकते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय उस समय वो ये धन जो था वो बहुत बड़ी वैल्यू थी उस समय। तो उन्होंने सर्वप्रथम काशी नरेश के पास वो गए और 11 गांव, 20 कच्चे मकान, 20 पक्के मकान, 40 कच्चे मकान, 1 धर्मशाला और 1 मंदिर से आवृत ये महाविद्यालय, ये विश्वविद्यालय परिसर
को उन्होंने काशी नरेश ने 1360 एकड़ जमीन, उस समय किंवदंती है कि काशी नरेश ने कहा था मालवीय जी से कि अगर आप एक दिन में जितनी जमीन आप नाप सकते हो उतनी जमीन हम विश्वविद्यालय के लिए दे देंगे। तो 1360 एकड़ जमीन उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद संपूर्ण भारत भ्रमण करते करते जब वो अभी जैसा कि सुधा मैडम ने वो प्रसंग बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा रखना चाहूंगा कि जब वो हैदराबाद के निजाम के पास गया, उस समय की 1930 की जो पत्रिका आई थी टाइम्स मैगजीन, और उस समय वो सर्वाधिक धनी पूरे विश्व में माने जाते हैदराबाद के निजाम। जब ये याचक बन के महामना मदन मोहन मालवीय जी पहुंचे उनके पास, तो 10 लाख रुपए से उन्होंने चंदे की बात की कि मैं एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का संकल्प लेके आपके पास आया हूँ और इस निमित्त मैं आपसे कुछ सहयोग राशि की अपेक्षा करता हूँ। 10 लाख रुपए से उन्होंने शुरू किया और हैदराबाद का निजाम, जो कि वास्तव में उनकी राष्ट्रवाद के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी, वो अंग्रेजों के संपूर्ण तरीके से भक्त माने जाते थे, तो उन्होंने पूर्णतया ये मन बना लिया कि नहीं, मैं इनका कोई सहयोग नहीं। 10 लाख रुपए से 10 रुपए तक बात आ गई, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने कोई सहयोग नहीं। तो वैसे तो मालवीय जी बहुत ही मृदु स्वभाव के थे, बहुत ही सज्जन, लेकिन उस समय उन्होंने अपना सफेद रंग का कपड़ा था, गमछा था, उसको फैला दिया और उनसे यह आग्रह किया कि आप जो भी चाहे दे दीजिए, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये मैंने निश्चय करके संकल्प करके मैं वहां से चला हूँ। तो अंत में कुपित होकर हैदराबाद के निजाम ने अपनी जूती जो है वो डाल दी उस कपड़े, और मालवीय जी उस जूती को लेके उसी हैदराबाद के मार्केट में उसको नीलामी करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दी। जब ये बात निजाम को पता चली तो वो यूं तो कह सकते हैं कि लज्जित हुए होंगे। वापस उन्होंने मालवीय जी को बुलाया और मालवीय जी को बुला के फिर उन्होंने ससम्मान विदा किया। ये प्रसंग बताता है उनके दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, ये प्रसंग अभिव्यक्त करता है। और उसी निश्चय, उसी संकल्प, उसी प्रेरणा और उसी कल्पना का साकार रूप हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में आज देखते। इसी संदर्भ में मैं एक बात उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में और करना चाहूंगा। गौ, गायत्री और गंगा, ये 3 चीजें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बहुत ज्यादा अत्यधिक थी। वो गौ सेवा को अपना परम सौभाग्य मानते थे और इसी वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान संकाय जो है वो उनकी इच्छा के फलस्वरूप साकार रूप ले सकता है। इसमें गौशाला का उन्होंने प्रबंध किया था और छात्रों के लिए गौ सेवा और गौ संरक्षण की सारी बातें उन्होंने उस समय रखी। गायत्री से उनका अपूर्व प्रेम था। वह एक संस्कृत निष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, परंतु उनमें जातिवाद या संप्रदायवाद या ये छुआछूत ये भावनाएं थी। उन्होंने वर्ग संघर्ष और उन्होंने अति पिछड़ों और अति दलितों के लिए इतने ज्यादा कार्य किए कि कई बार उनके स्वयं की जाति से उनका बहिष्कार कर दिया गया। मैं बताना चाहूंगा गंगा के संदर्भ में, प्रयागराज में उस समय हरिद्वार में उस समय की सरकार ने वहां पे गंगा पे बांध बनाने का निश्चय किया और जब वो बांध का विधेयक पारित होने लगा तो अड़ गए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और उन्होंने कहा कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, आप इस नदी के पानी का व्यापार करने जा रहे हैं और इस नदी में हमारे लाखों श्रद्धालुओं की आत्मा बसती है। हम इसमें डुबकी लगा के अमरत्व की इच्छा करते हैं, अपने पापों को हरते हैं, इसलिए आप इसको ये नहीं कर सकते हैं। उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखित आश्वासन देना पड़ा कि 40% गंगा का जल कभी भी अवरुद्ध नहीं किया जाएगा बांध के द्वारा। और उसका नतीजा है कि आज हम हरिद्वार में या प्रयागराज में कुंभ गंगा के जल से आचमन करके गंगा के जल में स्नान करके नहाते हैं
और उसमें जो है डुबकी लगाते हैं। तो ये सारी बातें उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में रही। जीवन शैली की बात करें तो मात्र एक छोटी सी बात है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी जो वसीयत बनाई, उस वसीयत में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करवाया कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कभी भी कोई स्थान पद ग्रहण नहीं किया जाएगा। इतना विशाल आदर्श, इतना विशाल निश्चय, संकल्प उन्हीं के द्वारा समझा जा सकता है, किया जा सकता है। वरना मेरी नजर में तो वर्तमान में ऐसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं जो कि यह बात कर सके, इस तरह की बातें कर सके। अपने देश की आध्यात्मिक, बौद्धिक व सांस्कृतिक सम्मान के लिए जो उनकी धरोहर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उनके द्वारा दिए गए आदर्श हैं, उनके द्वारा की गई समाज की सेवा है, उनके द्वारा रखे गए प्रतिमान है, वो सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उनके पत्रकारिता जीवन के बारे में भी उनका ये मानना था कि पत्रकार के रूप में विचारों को जनमानस तक फैलाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और बिना इसके कोई भी जागृति या कोई भी क्रांति नहीं हो सकती। और इसी संदर्भ में उन्होंने उस समय का द पायोनियर समाचार पत्र था, जो कि महान राष्ट्रभक्त समाचार था, अंग्रेजी सरकार का भक्त था, उसके ठीक विरोध में इन्होंने लीडर की स्थापना की, लीडर समाचार पत्र की स्थापना की और उस समाचार पत्र के माध्यम से बरतानिया हुकूमत की नीतियों की आलोचना उन्होंने प्रस्तुत की। उससे भी पहले राजा रामपाल जी थे, उन्होंने हिंदुस्तान समाचार पत्र के लिए इनकी प्रतिभा को देख के आमंत्रित किया और हिंदुस्तान समाचार पत्र का इन्होंने 1887 से लेकर 2.5 साल तक इन्होंने संपादन का कार्य किया। अनेक जो है इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। और काव्य जीवन की बात करें तो मकरंद उपन्यास से इन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में इतनी कविताएं लिखी और इतने वो सारी कविताएं उनके भाव पक्ष को और उनके संवेगात्मक पक्ष को अभिव्यक्त करती हैं। समय की पाबंदी है, इसकी वजह से इस विराट व्यक्तित्व के संदर्भ में बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है, परंतु बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये वे ऐसे व्यक्ति थे जो कि सदैव सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्होंने अंधेरे में एक चिराग के माध्यम से इतनी रोशनी भर दी है जो कोटि कोटि सूर्यों के द्वारा दी गई रोशनी को भी मात दे सके। अंत में मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखिएगा, बिना मेहनत के कभी तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी रोशनी अपनी, जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं, जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन्होंने बरतानिया हुकूमत के अंधेरे काल में जुगनू के समान जलकर ऐसी रोशनी फैलाई है जिसके द्वारा हम आज भी आलोकित हो रहे हैं, आज भी हम जिसके द्वारा प्रेरणा पा रहे हैं। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जन्मशती पर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आयोजकों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। many thanks to Dr. Anand Tripathi sir for giving us such a wonderful lecture. और certainly I must say that you are a extempore speaker और आप एक प्रखर वक्ता हैं और आपके द्वारा जिस तरह से पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के लाइफ एंड फिलॉसफी के बारे में आपने विस्तार से इतने कम समय में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को रखा है, वह निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक है और हम लोगों के लिए बड़ा ही यूजफुल रहा। सर ने जिस तरह से चर्चा किया हमारे सामने कि मालवीय जी he belonged to the Brahman caste, but he had no any kind of caste prejudice। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताया। और सर ने जैसा बोला कि मालवीय जी हम सब के सामने आज एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में है, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ सेवा भाव से जो है सर्विस किया था और अपने फैमिली के बारे में उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे फैमिली से कोई भी BHU में इस तरह से कोई एडवांटेज नहीं ले सकता है।
तो एक बार पुनः वंस अगेन थैंक टू यू डॉक्टर आनंद त्रिपाठी सर। नाउ मैं नेक्स्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हाँ मैम। हेरा मुझे नहीं जुड़ पाए। नहीं मैम, सर तो नहीं जुड़ पाए, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर ने बोला कि आगे कंटिन्यू करने के लिए। भारद्वाज सर वो भी उनका सर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं नेटवर्क डाउन होने की वजह से। अच्छा तो चलिए, सर ने बोला कि ठीक है, करिए। तो मैं अगले वक्ता के रूप में कार्यक्रम की समीक्षा और सारांशिका प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने महाविद्यालय से डॉक्टर प्रणव कुमार गौरव सर को बुलाना चाहेंगे। आप HOD ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट से हैं, डॉक्टर प्रणव कुमार गौरव। कैन यू हियर मी सर? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर प्रणव कुमार गौरव। हेलो। हाँ सर। हाँ मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, हाँ सर, बोल रहे सर। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सारांशिका के रूप में मुझे कहने के लिए मनीष जी ने कहा है, तो मैं सर्वप्रथम आज के दिन मैं देश की दो महान विभूतियों अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं नमन करता हूं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कार्यक्रम की सारांशिका के रूप में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए और महाविद्यालय परिवार से इतर जुड़े हुए लोगों का मैं प्रणाम करते हुए और कार्यक्रम की सारांशिका और समीक्षा के रूप में मुझे कहने के लिए कहा गया है, मैं उसको कुछ प्रस्तुत कर पा रहा हूं। उसके लिए मैं कुछ जो त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। सर्वप्रथम हमारे बीच पहले वक्ता थे डॉक्टर राजीव रत्न द्विवेदी जी। राजीव रत्न द्विवेदी सर का विषय था वाजपेयी का व्यक्तित्व और कृतित्व। उन्होंने किस तरह सहज ढंग से बताया कि वाजपेयी जी उस जमाने में भी और अपने राजनेताओं के बीच भी अजात शत्रु के रूप में जाने जाते थे। यानी राजनेता कोई हो तो वैसा हो कि जिनको हर पार्टी के लोग स्वीकार करते थे और उनको जानते भी थे। आज के हमारे राजनेता हैं कि जो एक दूसरे से सामना नहीं करना चाहते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। लेकिन यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए बिल्कुल एक अलग तरह की थी। और दूसरा बताया राजीव रत्न सर ने कि वो किस तरह दो पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे, जिनमें राष्ट्रजन और 5 जन के वो संपादक भी रहे, और किस तरह उन्होंने एक जनसंघ पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी के मुकाम पर पहुंचाया, यह बताने की भी कोशिश की डॉक्टर राजीव रत्न द्विवेदी जी ने। उनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं और जहां तक मैं जान पाया हूं, सर ने जो भी बताया उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, वो बहुत ही विशाल और सहज और सरल रूप में बताया। हालांकि सर ने जितना समय दिया गया था सर उतने में वाजपेयी जी को समझना और जानना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत ही शार्ट रूप में राजीव सर ने वाजपेयी जी को बताने की कोशिश की। और अब हमारे अगले वक्ता के रूप में आते हैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज सर, जो किसी कारणवश आज का जो दौर है, नेटवर्क की समस्या, तमाम दिक्कतें या अपनी पर्सनल मजबूरियां या कहीं न कहीं व्यस्तताओं के कारण वो हमारे बीच नहीं जुड़ पाए, जिनका विषय था स्वतंत्रता आंदोलन और बनारस की 20वीं शताब्दी में मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान और क्या क्या था। लेकिन किसी कारणवश हम सर को सुन नहीं पाए। इस वजह से मैं अपने तरफ से और उनके तरफ से सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। और अगले वक्ता के रूप में हमारे आते हैं डॉक्टर दिग्विजय नाथ राय। सर ने बताया कि लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका कितनी जरूरी है, कितनी महत्व है। सर ने बताया कि भाई जो हमारा लोकतंत्र है और जो हमारा जो जीवन है, उस जीवन में पत्रकारिता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और कहा भी गया है कि भाई पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भाई खबरें तो हम सुनते हैं, लेकिन उन खबरों की विस्तृत जानकारी हमें
पत्रकारिता के माध्यम से ही मिल पाती है। इसको भी बताने की कोशिश की दिग्विजय नाथ राय सर ने, और बताया कि किस तरह के राजनेता हैं जो वो पत्रकारिता से जुड़े हुआ करते थे, लिखा करते थे। उस समय वाजपेयी जी हुआ करते हैं, चाहे जयप्रकाश नारायण हुआ करते हैं, चाहे आज के समय में केसी त्यागी जी हो, चाहे राजीव शुक्ला जी हो। यानी जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हैं, वो लोग अपने विचारधाराओं को, अपने विचारों को पत्रकारिता के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से लोगों के बीच बताना और दिखाना चाहते हैं, और लोगों के बीच ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ये सरकार है या जो ये लोकतंत्र है, वो कहीं न कहीं आपकी ही वजह से है और आपकी ही वजह से चल रहा है। अगले वक्ता के रूप में हमारे सहयोगी और हमारे सहकर्मी थे डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी, जो मनोविज्ञान DLW विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर, उनके कर्मों पर बहुत ही विशाल रूप में और बहुत बेहतर ढंग से बताया कि किस तरह मालवीय जी एक बड़े समाज सुधारक, एक दार्शनिक, एक शिक्षक, एक राजनेता, और मेरे शब्दों में कहें तो विशेष सबसे बड़े आर्किटेक्चर और आज के जमाने में सबसे बड़े मैनेजर। इतने बड़े विश्वविद्यालय को स्थापित करना और इतने बड़े विश्वविद्यालय को संचालित करना किसी सामान्य जन या किसी सामान्य आदमी की बस की बात नहीं थी। यह क्वालिटी और यह गुण कहीं न कहीं पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के अंदर ही था, कि जिन्होंने ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी कि जिससे न जाने कितने लोग पढ़कर लिखकर कितने लोग आगे बढ़े। लेकिन अंत में मालवीय जी ने क्या किया कि उन्होंने आनंद त्रिपाठी जी ने बताया कि उन्होंने अपने वसीयत में लिखा कि भाई कोई भी मेरे घर का सदस्य या कोई भी मेरे घर का व्यक्ति उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी पद की मांग या किसी चीज की मांग नहीं करेगा। यह होता है त्याग और यह होता है समाज के प्रति देने की लालसा। कितने बड़े विशालकाय हृदय थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना कर देने के बावजूद भी किसी एक छोटे से पद की लालसा नहीं रखते हैं। वहीं आज के संदर्भ में बात बिल्कुल उल्टी है। हमारे जो राजनेता होते हैं वो राजनेता मंत्री पद पाते ही, चाहे छोटी चीजें हो, चाहे बड़ी चीजें हो, चाहे कुछ भी हो, सारे कार्य सारी चीजें अपने चिर परिचितों को रेवड़ी की तरह बांटने लगते हैं। लेकिन पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी से यह हमें सीखने और जानने और देखने और समझने की जरूरत है। आनंद त्रिपाठी जी की बातों से मैं बहुत ही सहमत हूँ और बहुत ही सारगर्भित चीजें उन्होंने बताई मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। यहाँ के बारे में हमारे यहाँ अध्यापक और टीचर कहा भी करते थे, जब हम लोगों का आइडेंटिटी कार्ड बनता था तो मालवीय जी के कंधे पर फोटो लगती थी छात्रों की। तो एक अध्यापक हम लोगों के हुआ करते थे सुधाकर सिंह, बोले कि मालवीय जी अब कंधे पर बैठा लिए हैं, अब तुम लोगों को पार करा देंगे, तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत ही ओजपूर्ण, ओजस्वीपूर्ण और ज्ञानपूर्ण रहा ये सेशन। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमारे जितने वक्ताओं ने भी बताया, बहुत ही हर लोगों ने ही कुछ अलग तरह का, हर लोगों ने कुछ अच्छी चीजें ही बताई। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको हम नहीं जान पाते थे, उनको भी जानने और सुनने का हमें अवसर मिला। इन सारी चीजों को लेकर मैं अपने तरफ से और अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से इतना ही प्रस्तुत कर पाया हूं। जो कुछ भी थोड़ी मोड़ी कुछ गलतियां रह गई हो, कमी रह गई हो, उनके लिए मैं फिर से आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं और आप सभी को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। और संचालन के लिए मैं मनीष जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रणव कुमार गौरव सर। आपने बड़े ही सहज और सरल और वाक्पटु ढंग से जो है संक्षिप्त समीक्षा जो किया है वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगा। और मैं अगले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज नेटवर्क पुअर होने की वजह से हमारे कई वक्तागण जुड़ नहीं पाए हैं,
डॉक्टर अत्रि भारद्वाज सर नहीं जुड़ पाए हैं, और हमारे संचालक महोदय हम मिस कर रहे हैं उनको, वो भी नहीं जुड़ पाए हैं। और अब मैं अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा लालता सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अदलहाट मिर्जापुर से एसोसिएट प्रोफेसर HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट डॉक्टर नीलम टंडन मैम को आप जो है वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। आई इनवाइट and urge to Dr. Neelam Tandon ma'am to give the vote of thanks on behalf of you. Dr. Neelam Tandon ma'am. धन्यवाद मनीष जी। सभी को नमस्कार। प्रणाम मैम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, आई थिंक कि मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम, यस। ओके। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने साइबर क्राइम विषय पर एक वेबिनार का आयोजन कराया था, जिसमें हमारे प्रिंसिपल मैम ने ये कहा था कि कंप्यूटर क्योंकि एक मैन मेड डिवाइस है और मैन मेड डिवाइस में खामियां होना लाजिमी है, तो आज उसका एक प्रैक्टिकल रूप हम देख पा रहे हैं कि आज इसी मैन मेड डिवाइस में कमियों के कारण हम लोग, हमारे कुछ साथी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तकनीकी खराबी के कारण हम बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से सुन भी नहीं पाए। तो आयोजक मंडल का सदस्य होने के नाते सबसे पहले मैं आप सभी से इस तकनीकी खराबी के कारण जो भी असुविधाएं आई, सबसे पहले मैं आप लोगों से उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अंतिम कड़ी के रूप में मुझे ये दायित्व सौंपा गया है धन्यवाद ज्ञापन का। तो मैं अपने इस परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रथम वक्ता रहे डॉक्टर राजीव द्विवेदी सर को, जो कि अतर्रा कॉलेज अतर्रा से हैं। अतर्रा कॉलेज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध है। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में करीब 20 वर्ष तक अपनी सेवा दी है। मैं पहले झांसी में वीरांगना महाविद्यालय में मैं रही हूँ। उसके बाद मैंने तालबेहट में राजकीय महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से भी मैं भी इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ। मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने वाजपेयी जी के लंबे राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से परिचर्चा की, हमें उनके विषय में बहुत लंबी जानकारी दी। हालांकि अभी मुझसे पहले मनीषी जनों द्वारा विस्तार से इन दोनों ही विभूतियों के विषय में चर्चा की गई है और प्रणव जी के द्वारा इस पर इसकी सारांशिका भी प्रस्तुत की जा चुकी है। मुझे धन्यवाद ज्ञापन करना है, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर दिग्विजय नाथ राय, जो कि आगरा कॉलेज आगरा से हैं, उनका भी वक्तव्य बहुत ही सारगर्भित रहा और बहुत जनसंचार विषय पर उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की। और ऑफ कोर्स उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी जनसंचार के माध्यमों पर या हमारी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का ह्रास होता ही है। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे तीसरे वक्ता रहे डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी, जिन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय जी के विषय में विस्तार से चर्चा की। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालांकि ये दोनों ही विभूतियां अपने आप में भारत रत्न श्री वाजपेयी जी हों या महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों के विषय में अगर हम चर्चा करने पर आए तो इतना सा समय पर्याप्त नहीं है। ये तो दोनों अपने आप में शोध का विषय हैं, उन पर जितना परिचर्चा की जाए उतना ही कम है। फिर भी अत्रि जी,
किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ प्राचार्य महोदया का, जिनके निर्देशन में ये सभी वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संचालक और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हेरम पांडे वही तकनीकी खराबी का शिकार हुए और बीच में ही वो शायद किसी कारणवश जो भी समस्या रही हो नहीं जुड़ पाए, और उनका दायित्व बखूबी निभाया मनीष जी ने। मनीष जी, आपको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे सभी प्राध्यापक साथी जो इस वेबिनार से जुड़े, साथ ही महाविद्यालय से इतर कुछ छात्राएं भी जुड़ी हैं, और उनके साथ ही कुछ और भी लोग जो इस वेबिनार से जुड़े, मैं सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ विशाल जी को, जो कि हमारे महाविद्यालय का कोई भी कार्यक्रम हो, विशेष तौर से ऑनलाइन कार्यक्रम, उसके आगाज से लेकर अंजाम तक का सफर बखूबी तय कराते हैं। विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही मैडम की। मैं अब कार्यक्रम को समापन के लिए मैं परमिशन चाहता हूँ अपने कॉलेज की प्राचार्य मैम से। मैम, कैन यू हियर मी? ठीक है। अच्छा, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आप सभी को पुनः बधाई। जी, थैंक यू मैम। तो इस तरह से लालता सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय अदलहाट मिर्जापुर में एक दिवसीय जो वेबिनार था आज, जिसका विषय था लोकतांत्रिक मूल एवं साहित्यिक दायित्व, जिस विषय पर आज हम लोगों ने विस्तार से विभिन्न वक्ताओं द्वारा जो है चर्चा किया गया। नेटवर्क पुअर होने की वजह से हमारे सीनियर जो है संचालक महोदय नहीं जुड़ पाए और वो बहुत से हमारे गेस्ट नहीं जुड़ पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों से विनती है कि आप लोग क्षमा कर देंगे। और मैं सभी अपने महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापक गण, विद्वान गण, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, साधुवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके जुड़ा, और इसके लिए मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और सभी छात्राओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़ा और कार्यक्रम को सफलता की ओर बढ़ाया, और साथ ही और अन्य जो टीचर जुड़े हुए हैं अन्य कॉलेजों से, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और इस तरह मैं जो है आज वेबिनार का फॉर्मल समापन होता है। थैंक यू सर, थैंक यू।